देखो, भूमि, ये चैप्टर जब चालू किए थे तो हम देखो हाउस को कई पार्ट में बांटे थे। लेट आउट, सेल्फ ऑक्युपाइड, प्रॉपर्टी नॉट एक्चुअली ऑक्युपाइड बाय द ओनर, डिम टू बी लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड, रिकवरी ऑफ एरियर रेंट एंड अनरियलाइज्ड रेंट। आज हम लोग जिस टॉपिक का बात करेंगे वो पार्टली लेट आउट और पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड का बात करेंगे। ठीक है। हम तुम लोग को जब ये चैप्टर स्टार्ट किए थे तो बोले थे पूरे इस बात को दो पार्ट में ही डिवाइड किया गया, लेट आउट और सेल्फ ऑक्युपाइड। कैसे? पहला वाला लेट आउट है, 4 नंबर भी लेट आउट है, और 5 नंबर का आधा लेट आउट तो है ही है। क्लियर? अच्छे, 2 नंबर सेल्फ ऑक्युपाइड है, 3rd नंबर भी सेल्फ ऑक्युपाइड है, और 5 का आधा तो सेल्फ ऑक्युपाइड है। तो इसीलिए हम लोग ये देखो लेट आउट का, इसीलिए देखो ऊपर 3 लिखे हैं, देखो लेट आउट, डिम टू बी लेट आउट, पार्टली लेट आउट। तीनों का सेम परफॉर्मा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिखेंगे, म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे, नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगा। और हाउस प्रॉपर्टी में दो डिडक्शन मिलता है, 24 का है, 24 का भी। म्युनिसिपल टैक्स हमेशा नेट म्युनिसिपल वैल्यू पे निकलता है ना। आप लोग को एक चीज बताए थे ना, दो तरह का सिटी होता है, मेट्रो और दूसरा क्या, नॉन मेट्रो। मेट्रो सिटी में एनएमबी निकालने का फॉर्मूला होता है, लेकिन नॉन मेट्रो सिटी में जो एनएमबी होता है वही क्या होता है, जीएमबी है। म्युनिसिपल टैक्स हमेशा किसके ऊपर चार्ज होता है, नेट म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में अगर म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ तो हम उसको क्या मान लेते हैं, नेट म्युनिसिपल वैल्यू। अगर तुम्हारे सम्स में म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, नेट म्युनिसिपल। अब इसमें भी जानते हो बहुत सारा कंसेप्ट है, अलग अलग बुक अपने हिसाब से मानता है। बहुत सारा किताब में देखोगे ना म्युनिसिपल वैल्यू दिया रहता है तो लोग ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू मान लेता है। सबका अपना अपना तो एज्यूम है ना, एज्यूम में तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम तुम नीचे नोट लिख दोगे कि तुम म्युनिसिपल वैल्यू को क्या मान रही हो। अब आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ये देखो, और इसका भी सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नॉट एक्चुअली ऑक्युपाइड बाय द ओनर, पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड, इसका परफॉर्मा भी देख लो। हम लोग का नेट एनुअल वैल्यू क्या होता है, नील होता है, और फिर एक डिडक्शन मिलता है। आज हम लोग बात करेंगे यहाँ से। आप अपने कॉपी में हेडिंग दीजिए सब कोई, प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड। पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड। और जिसका सेक्शन क्या होता है बाबू, सेक्शन 23 सब सेक्शन 3। ये देखो, लिखना चाहिए, वैसे लिखते लिखते याद भी हो जाएगा, ऐसा घबराने का कोई बात नहीं है। इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं।
इसको 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट है वो लिखो एरिया वाइज। पहला पार्ट में लिखो एरिया वाइज। दूसरा में लिखो टाइम वाइज। और तीसरा पार्ट में लिखो एरिया वाइज एज वेल एज टाइम वाइज। कर लो। थोड़ा सा मंगाना, ज्यादा मत मंगाना। थोड़ा सा मंगाना, ज्यादा मत मंगाना। एरिया वाइज डिवीजन। दूसरे लिखो टाइम वाइज डिवीजन। और तीसरा जो है एरिया वाइज। एज वेल एज टाइम वाइज। हम लोग पहला वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं एरिया वाइज। हाँ। हम्म। इसमें तुमको जानती हो केवल ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना है। और हम बता देते हैं। और ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना है, और तुम्हारा जैसे रेंट पर मंथ दिया हुआ तो बाबू, आपका पहला हाउस पर मंथ है। पहला हाउस भी रेंट का दिया हुआ है, दूसरा हाउस का भी रेंट दिया हुआ है, तीसरा हाउस का भी रेंट दिया हुआ है, चौथा हाउस का रेंट दिया हुआ है। इसका मतलब पहला हाउस से लेके चारों हाउस सबका लेट आउट है। रेंट दिया है इसका मतलब होता है लेट आउट। लास्ट वाला हाउस में रेंट नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसके नीचे लिखा हुआ है रेंट रिसीव। तो इसका मतलब क्या हुआ जानती हो? पांचों हाउस सबका लेट आउट है। रेंट नहीं सर दिया कौन मत। से सम्स बोल रहे हैं? वो भूमि एक्चुअली उसका एमएस कोई मैम है, वो सम बनाई है, दी है, तो वही पूछ रही थी कि कैसे। अब रखो, थोड़ा टाइम मिलता तो हम बता देते हैं। एरिया वाइज। एरिया वाइज का मतलब ध्यान से देख लो, थोड़ा सुन लो फटाफट, बहुत टाइम भी लगेगा इसमें। एरिया वाइज का मतलब जैसे मान लो ये बिल्डिंग है, और ग्राउंड फ्लोर। गौरव देख रहे हो? हाँ सर।
उसको इधर। तो हम बोले थे, मान लो ये ग्राउंड फ्लोर है, और इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर, उसके ऊपर सेकंड फ्लोर, बस। ग्राउंड फ्लोर जितना जगह में बना हुआ, फर्स्ट फ्लोर भी उतना ही जगह में है। कोई हम जगह नष्ट नहीं किए हैं। और थर्ड सेकंड फ्लोर भी उतना ही। ग्राउंड फ्लोर में जितना जगह तुम यूज कर रही हो, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में भी उतना ही यूज किया है, मैंने इस तरीके से बना गया है। ग्राउंड फ्लोर हम बैंक वाला को दे दिए हैं भाड़ा पर, और फर्स्ट फ्लोर भी किसी आदमी को रेंट पर दे दिए हैं। और जो सेकंड फ्लोर है उसमें हम अपने फैमिली के साथ रहते हैं। तो इसी को बोलते हैं पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड। और ये जो एग्जांपल हम बोले, इसको हम बोलेंगे एरिया वाइज। इसको क्या बोलेंगे? एरिया वाइज। तो हम बोल सकते हैं एक बिल्डिंग को तीन भागों में बांट दिए। एक भाग लेट आउट हो गया, ओह, एक भाग सेल्फ ऑक्युपाइड हो गया सेकंड फ्लोर, और दो भाग लेट आउट हो गया। नीचे वाला भी हम लेट आउट किए बैंक वाला को। अब फर्स्ट फ्लोर भी लेट आउट किए हैं किसी किसी आदमी को रहने के लिए। तो इसका मतलब इस पूरे बिल्डिंग को तीन भागों में बांटे हैं, जिसका वन थर्ड सेल्फ ऑक्युपाइड हो गया, और टू थर्ड लेट आउट हो गया। अब वन थर्ड तो नहीं बोलेंगे ना, या ऐसे भी सम में लिखा रहेगा, थ्री फोर्थ, वन फोर्थ लिखा रहेगा। तो एरिया वाइज में क्या रूल होता है, सब कुछ हम एरिया के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं। आप लिखो, हम थोड़ा सा लिखा देते हैं, आपका भला हो। लिखो ट्रीटमेंट। एरिया वाइज पहले समझ में आ गया ना? एरिया वाइज का मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट। वन नंबर। वन नंबर। सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन। सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन एंड लेट आउट पोर्शन shall be treated as, shall be treated as two separate house। समझ में आया क्या बोले? जैसे सेकेंड फ्लोर सेल्फ ऑक्युपाइड था ना, तो उसको मान लेंगे, ऐसे मान लेंगे हाउस वन। नीचे फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर क्या था? लेट आउट था, तो उसको मान लेंगे हाउस टू हाउस थ्री। तो क्या बोला, सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन एंड लेट आउट पोर्शन शैल बी ट्रीटेड एज टू सेपरेट हाउस। हम मान लेंगे कि दोनों अलग अलग हाउस है। अच्छा, एक लिख देते हैं ताकि तुमको प्रॉब्लम ना हो। लिख लो हाउसेस, यहाँ ब्रैकेट में लिख लो, डेट इज, तुमको लग रहा है कि एक ही हाउस को हम हाउस वन हाउस टू कैसे बोले, तो तुम ऐसे कर लो, यूनिट ए, यूनिट बी एंड यूनिट सी। ऐसे कर लो, तुमको तकलीफ ना हो। यूनिट सी। दो नंबर।
2 नंबर, कॉमन वैल्यू। कॉमन वैल्यू लाइक म्युनिसिपल वैल्यू, लाइक म्युनिसिपल वैल्यू, कॉमा फेयर रेंट, कॉमा स्टैंडर्ड रेंट, कॉमा म्युनिसिपल टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन लोन shall be proportion या प्रोपोर्शनेटली डिवाइडेड। समझ में है भूमि? जैसे म्युनिसिपल वैल्यू है, या फेयर रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट है, म्युनिसिपल टैक्स है। हाँ मतलब जैसे बोली ना, एरिया के हिसाब से, तो उस हिसाब से बांट दोगी। तीसरा, इनकम ऑफ बोथ यूनिट, इनकम ऑफ बोथ यूनिट्स shall be computed separately, separately। दोनों को हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। दोनों को हम अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। मोबाइल दो ना, क्वेश्चन दे दे, ग्रुप निकाल के दो। लाइन टानो तब तक आप, 2 ठो लाइन। दोनों नहीं आया। वो मौसी के घर गया है, संजोग ही नहीं बन रहा है। सब नोट रेडी हो गया। हम्म, पहला चैप्टर का पूरा नोट रेडी हो गया है। देखिए तो नेट काम। अच्छा तुम लोग मैथ का ही नहीं ले रही हो? एक सब्जेक्ट के साथ ऑप्शन में है मैथ। तुम पता लगाओ, मैथ है तो ले लो। ऑप्शन है मैथ के साथ, कोई सब्जेक्ट के साथ।
का है? तो काय मैथ नहीं दे रहा? मैथ क्यों नहीं दे रहा है? सर मैथ है सर थर्ड सेमेस्टर में। अरे हाँ, पता लगाओ ना, मैंने किसी सब्जेक्ट के साथ ऑप्शन में है, तुम वो ले सकते हो या वो ले सकते हो। सर हम लोग को जो टोटल 4 ही मेन पेपर भेजा है, बोला वही सब होगा बस। पता लगा लो। पगला है लोग। मैथ देता बच्चा लोग उठाता नंबर। प्रैक्टिकल है ना। देखो क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन। नहीं, अब कुछ नहीं, अब देखिए पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। मिस मोहिनी हैज ए हाउस प्रॉपर्टी हैविंग टू सेपरेट रेसिडेंशियल यूनिट, क्वेश्चन भेज दिए हैं तो। इनका एक हाउस है और दो सेपरेट रेसिडेंशियल यूनिट है। यूनिट ए बोला है कि कवरिंग 40% ऑफ टोटल एरिया, देखिए बोल दिया, बोल देता है। और जो यूनिट बी है वो कवरिंग 60% ऑफ टोटल एरिया। यूनिट जो ए है वो सेल्फ ऑक्युपाइड बाय द एसएसी, माने जिसका घर है, हाउस है, वो खुद अपने फैमिली के साथ यूनिट ए में रहता है, जो पूरा एरिया का 40% कवर करता है। और जो यूनिट बी है वो लेट आउट दिया गया है एज ए मंथली रेंट 3000 के हिसाब से। तो तुम बताओ, एक ही हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड पर्पज में भी यूज हो रहा है और वही हाउस लेट आउट पर्पज में यूज हो रहा है, बस एरिया के हिसाब से बांट दिया गया है। क्या एरिया के हिसाब से बांट दिया गया? कि उसका 40% जो पोर्शन है वो सेल्फ ऑक्युपाइड है और जो 60% पोर्शन है वो लेट आउट है। नीचे म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ। आप इसको मान लो कि बोले ना म्युनिसिपल वैल्यू दिया रहता है तो इसको मान लेंगे नेट म्युनिसिपल वैल्यू। ये नेट म्युनिसिपल वैल्यू है। लेकिन जानती हो बाबू, आपका हाउस कोई मेट्रो सिटी में नहीं है। इसका मतलब हम मान लेंगे ये नॉन मेट्रो सिटी में है। और नॉन मेट्रो सिटी में जो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू होता है और नेट म्युनिसिपल वैल्यू दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। मेरे बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? ये देखिए, नहीं से यहाँ देख लीजिए। ये देखिए हम क्या बोले थे। मेट्रो सिटी में नेट म्युनिसिपल वैल्यू ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू अलग अलग होता है। लेकिन नॉन मेट्रो सिटी में जो नेट म्युनिसिपल वैल्यू होता है वही क्या होता है? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू होता है। अगर आपके क्वेश्चन में म्युनिसिपल वैल्यू दिया रहता है तो उसको हम लोग क्या मानते हैं? ये देखिए, अगर आपके क्वेश्चन में म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, अगर म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्या मानेंगे? नेट म्युनिसिपल वैल्यू। लेकिन अगर आपका हाउस मेट्रो सिटी में रहता तब तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू अलग होता। लेकिन आपका हाउस तो नॉन मेट्रो सिटी में है, तो जो नेट म्युनिसिपल वैल्यू है वही मेरा क्या, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू है। बात समझ में आया? फेयर रेंट दिया हुआ, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ, म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ, एनुअल चार्जेस दिया हुआ। लाइन टान लो। लाइन कैसे टानोगी मालूम है तो? तीन ठो अमाउंट का लाइन टानो। ये क्वेश्चन नंबर 25। कंपुटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बाबू मोबाइल रख दो, सवाल बनाओ।
चालू करें। देखो क्या लिख रहे हैं। यूनिट ए ना बाबू। यूनिट यूनिट ए कितना दूर में है बताओ तो। 40%। अच्छा ये क्या है, लेट आउट है कि सेल्फ ऑक्युपाइड है? तो यहाँ पर लिख दो सेल्फ ऑक्युपाइड। ये देखो सेल्फ ऑक्युपाइड। अब यहाँ तो नहीं लिख पाएंगे, हमको ऊपर लिख देना चाहिए था, पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड। और सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 अंडरलाइन करके, फिर उसके नीचे हम यूनिट ए लिख रहे हैं 40% सेल्फ ऑक्युपाइड। क्योंकि तुम सेल्फ ऑक्युपाइड का अगर सेक्शन लिख दोगी ना, सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 सब क्लॉज ए, तो तुम मुसीबत में आ जाओगी। इसका मतलब तुम ये बोलना चाह रही हो कि ये पूरा का पूरा हाउस क्या है, सेल्फ ऑक्युपाइड है। लेकिन ये सेल्फ ऑक्युपाइड का हाउस नहीं है, पार्टली लेट और पार्टली। हाँ ये जरूर है कि सेल्फ ऑक्युपाइड के जैसा बनेगा, लेकिन आपका हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं है। ये हाउस आपका पार्टली वाला है। हाँ। हाँ नहीं लिखें चलेगा। तो लिखो नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू क्या होगा बताइए। नील। नेट एनुअल वैल्यू नील। लेस डिडक्शन। लेस डिडक्शन। कौन सा डिडक्शन बताओ। पहला वाला डिडक्शन नहीं होगा तो। हाँ 24 का बी। इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो सम में देखो इंटरेस्ट ऑन लोन है 30,000, तो हम आपको बोले थे ना, इसको प्रोपोर्शन के हिसाब से बांट देंगे। तो आप जो सवाल बना रही हो उसका एरिया कितना है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी कितना लेंगे, 40%। तो ये कितना आएगा बताइए। 12,000। अब लाइन टान के इसको सेकेंड कॉलम में लिख दो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब लिखो। अब क्या लिखेंगे, यूनिट बी कितना परसेंट, 60%। ये क्या है, लेट आउट है। लेट आउट है। चालू करें। पहले क्या लिखेंगे बोलो। अभी हम परफॉर्मेंस लिख रहे थे तो आप लोग बोले थे, ये सब हम लोग लिख लिए हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। सम से बाहर निकलो। अब बाहर निकल के वॉकिंग करो। पहले लिख लो यूनिट बी। यूनिट बी। यहाँ लिख दो 60%। और यहाँ पर लिख लो कैलकुलेट। कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये देखो हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल रहे हैं। लिखो 1 नंबर। पहला रूल याद है क्या। याद कर लियो लेकिन ऑनलाइन करके। कैलकुलेट RER, कॉमा
हायर ऑफ द फॉलोइंग। कैलकुलेट आर ई आर कॉमा हायर ऑफ द फॉलोइंग। ए नंबर जीएमबी। तो बोलो जीएमबी कितना दिया हुआ। 1 लाख। वही जीएमबी है, वही एनएमबी है। लेकिन बाबू 1 लाख पूरा बिल्डिंग का है। अभी जो हम लोग सवाल बना रहे हैं वो 60% लेना होगा। मेरे बात समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अभी जो तुम सवाल बना रही हो तो वो तुम्हारा एरिया कितना का। 60%। तो यहाँ पर लिखो 60%। 60,000। बी नंबर क्या लिखेंगे बोलो। फेयर रेंट। तो बोलो फेयर रेंट कितना है देख लो। तो 1,20,000 थोड़ी लेंगे। हाँ 1,20,000 का 60%। तो कितना आएगा। 72,000। तो बोलो दोनों में से कौन सा अमाउंट बड़ा है देखो। तो लिखो आर ई आर बराबर। आर ई आर बराबर 72,000। आर ई आर बराबर 72,000। 2 नंबर लिखो। तो स्टैंडर्ड रेंट दिया है ना, तो स्टैंडर्ड रेंट 2 लाख दिया है ना। तो 2 लाख का तुम 60% निकालोगे ना। तो 1,20,000 आएगा। रूल हम तुमको जब रूल पढ़ाए थे तो क्या बोले थे, स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा आर ई आर नहीं होना चाहिए। तो आपका स्टैंडर्ड रेंट 1,20,000 है। आपका आर ई आर 72,000 कहाँ बेचारा बढ़ा है। 12 हो तो अगर एक्सिस अमाउंट होता तो हम स्टैंडर्ड रेंट को आर ई आर मान लेते। फोन ऐसे रख दो, नहीं तो नहीं समझने देगा सवाल। कैलकुलेट ARR फॉर द ईयर। तो बताओ ARR कितना है देखो। ARR कितना है। 3,000 रुपया पर मंथ तुम्हारा रेंट है। सही बोले। 12 महीना का रेंट बोलो कितना आएगा। बढ़ती हैं ही 36। अब थर्ड नंबर में आओ। कंपेयर। हाँ कंपेयर स्टेप 1 एंड स्टेप 2 एंड टेक हायर वन एज जीएबी। तो जीएबी बराबर कितना। बोलो ये वाला अमाउंट बड़ा दिख रहा है तुमको कि ये अमाउंट बड़ा दिख रहा है हाँ तो यहाँ पर लिख लो 72,000। 72,000 लिख लो। अब सवाल में घुस जाओ। हो गया। जल्दी करो। सवाल में आ जाओ। यहाँ लिखो 72,000 लेस म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है। तो ये 10% किसके ऊपर निकाला जाए। किसकी गलत बोल रही है एकदम गलत। म्युनिसिपल टैक्स ग्रॉस एनुअल वैल्यू से निकलता है, लेकिन म्युनिसिपल टैक्स ग्रॉस एनुअल वैल्यू पर नहीं निकलता है। म्युनिसिपल टैक्स नेट म्युनिसिपल वैल्यू पर निकलता है। जो तुम्हारे क्वेश्चन में नेट म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ है। 1 लाख। और इसी 1 लाख का 10% तुम निकालोगी। म्युनिसिपल टैक्स 10% दिया हुआ तो 10,000 आएगा। लेकिन तुम 10,000 लिखोगी तो हम लिखने भी नहीं देंगे, क्योंकि जो तुम्हारा यूनिट बी है वो 60% एरिया में है।
तो इसका मतलब म्युनिसिपल टैक्स भी 60% ही लेना होगा तुमको। अब देखो ना, यहाँ पर हम आपको क्या बोले थे, ये देखिए, ये 2 नंबर पढ़ो, यहाँ क्या लिखे थे। कॉमन वैल्यू लाइक म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल टैक्स, इंटरेस्ट ऑन लोन शैल बी प्रोपोर्शनेटली डिवाइडेड। तो यूनिट बी आपका 60% है, तो आपको म्युनिसिपल टैक्स भी 60% लेना होगा। तो ये देखो, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके देखो 60% ले लिए, तो मेरे ख्याल से 6,000 आएगा, गलत बोले क्या? अब माइनस कर दो। इसका नाम क्या हो गया बताओ? नेट एनुअल वैल्यू। अब लिखो लेस डिडक्शन। लेस डिडक्शन, पहला डिडक्शन मारो भाई, अंडर सेक्शन 24 का ए। स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होगा बोलो? 30% ऑफ NAV। बोलो कितना आएगा? 19,800, सही बोलिए आप। फिर उसके बाद अंडर सेक्शन 24 का बी, इंटरेस्ट ऑन लोन। आपका इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? हाँ ये 30,000, तो तुम 30,000 रुपये ले लोगे क्या? हाँ, उसका 60%, 18,000 बाबू। तो ये दोनों को जोड़ दो, 37,800। हाँ, इसको लेस करके बाहर कर दो। हाँ सही बोली, 28,200 प्लस में आया ना। अब देखो, ऊपर वाला हाउस में तुम्हारा क्या है, निगेटिव है, और नीचे वाला हाउस में क्या है, पॉजिटिव है। तो 28,200 में से 12,000 हटा दो, तो मेरा ख्याल, हाँ 16,000। तो यहाँ लिख दो 16,200, और इसका नाम लिख दो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बाबू, ये हो गया एरिया वाइज। अब तुम अपने कॉपी में हेडिंग दो टाइम वाइज। हाँ, जहाँ जगह वहाँ लिख सकते, देखें। हाँ लिख लो, आराम से हो जाएगा। तुम अपने कॉपी में हेडिंग दो टाइम वाइज। टाइम वाइज डिवीजन। सर ये भी इतना ही बड़ा बनेगा? क्या है? अरे ये तो पहले रूल लिखाएंगे, उसके बाद ना बनेगा, नहीं बनेगा। पहले इसका रूल लिखो। ओके सर। लिखो ट्रीटमेंट। टाइम वाइज का मतलब क्या होता है, हम कुछ, जैसे 12 महीना होता है, तो 12 महीने में मान लो हम 8 महीना रहते हैं उस घर में, और 4 महीना के लिए लेट आउट कर दिए हैं, तो इसी को बोलते हैं टाइम वाइज। ट्रीटमेंट लिखो। इन सच केस SAC
In such case, SAC will not get deduction for the for the for the देखो ये लाइन देखो, बोल रहे हैं, ध्यान से सुनोगे। टाइम वाइज के केस में क्या बोला गया? इन सच केस एसएससी विल नॉट गेट डिडक्शन फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड पीरियड। तुम बोलोगे सर अब क्या बोले समझ में नहीं है, हम आपको बताते हैं। सेल्फ ऑक्युपाइड में एक ठो डिडक्शन मिलता है। देखिए, अगर आपको हम इसलिए क्लास चालू करने के पहले हम लिखे आपको, देखिए सेल्फ ऑक्युपाइड में एनएबी तो नील होता है और एक डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट ऑन लोन। सवाल बोल रहा है कि अगर टाइम वाइज का केस है, तुम टाइम वाइज में कुछ मंथ रह रही हो और कुछ मंथ भाड़ा पर दी हो, तो सेल्फ ऑक्युपाइड वाला जो पोर्शन होगा, जो तुम बोलना चाह रही हो कि सर हम 8 महीना रहते हैं, तो इसका मतलब उसमें जो एक ठो डिडक्शन मिलेगा वो भी नहीं मिलेगा। अब हम क्यों बोले, ये तो रूल बनाया गया। जो इंटरेस्ट ऑन लोन का एक डिडक्शन मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए, या देखिए लिखा हुआ, इन सच केस एसएससी विल नॉट गेट डिडक्शन, देखो, फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड पीरियड। तो भाई हम तो जानते ही है कि हाउस प्रॉपर्टी में एक ही तो डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट ऑन लोन सेल्फ ऑक्युपाइड का। तो तुमको अगर तुम सेल्फ ऑक्युपाइड पीरियड का कैलकुलेशन करने के लिए आगे बढ़ोगे, हम तुमको मना कर देंगे, मत करो। क्यों कर रही हो, किस लिए कर रही हो, क्या लिखोगी?
एनएबी तो होता नहीं है, आई एक तो डिडक्शन मिलता है, वो भी ये मना कर रहा है लो कि तुमको डिडक्शन नहीं मिलेगा। अच्छा ये हो गया। बोला है कि हम इनकम तभी कैलकुलेट करेंगे अगर मेरा हाउस उस पूरे साल भर में कुछ समय के लिए भी रेंट पर दिया गया है तो भाई 8 महीना आप रहती हो, 4 महीना भाड़ा पे देती हो, दी हो, तो 4 महीना तो लेट आउट है ना, हम करेंगे वॉकिंग। तो उसमें भी देखो क्या बोला, जब तुम जीए भी निकालने के लिए जब जाओगी और आरईआर जब निकालना होगा तो तुमको पूरा पूरा लेना होगा। जीएमबी पूरा फेयर, ये नहीं कि 8 महीना 4 महीना ऐसे नहीं करना होगा। जीएमबी पूरा फेयर एंड पूरा स्टैंडर्ड एंड पूरा 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 लेके करना होगा। लेकिन एआरआर उतना ही दिन का लेंगे जितना दिन के लिए हम लेट आउट किए हैं। जैसे तुम 4 महीना के लिए लेट आउट की हो तो एआरआर 4 महीना का ही लो। लेकिन फेयर एंड आरईआर में तुम्हारा दाल गलने वाला नहीं है, आरईआर पूरा। चलो अभी टाइम है, हम एक सवाल पकड़ते हैं, दीजिए। एक सवाल देते हैं सेम इसी तरह का। लाइन आप रेडी करो। और लाइन जानती हो कितना टानोगे? दो, दो से ज्यादा नहीं। हम्म, लो, देखो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सुन लो पहले, उसके बाद चाहे टान लो, लाइन टान लो। 2 लाइन में काम हो जाएगा। ये देखो 2 लाइन में काम हो जाएगा। पढ़ रहे हैं बाबू, देखिएगा। मिस्टर राणा, ये जो मिस्टर राणा है वो उनका एक हाउस है। मिस्टर राणा यूज हिज हाउस प्रॉपर्टी, जो मिस्टर राणा है वो अपने हाउस को सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए टिल टिल 1 अगस्त 2023 तक वो सेल्फ ऑक्युपाइड यूज करते हैं। बोलो तो हम लोग का इनकम टैक्स का पीरियड कब से स्टार्ट होता है? इनकम 1/4 से स्टार्ट होता है, तो गिनो, हाथ पे गिनो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त क्यों? जुलाई लास्ट, तो कौन महीना हुआ? 4 महीना वो उस घर में रहते हैं। और अगस्त से लेकर आपका पीरियड कब खत्म होता है? मार्च में। तो मेरे ख्याल से एक साल में 12 महीना, 4 महीना वो रहते हैं तो बचा 8 महीना। 8 महीना के लिए वो लेट आउट किए हैं। और जानती हो 6,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। चलो, बोला है कि कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ तुमको, अभी हम बताए थे म्युनिसिपल वैल्यू दिया रहता है तो इसको नेट म्युनिसिपल वैल्यू समझते हैं। अगर तुम्हारा हाउस नॉन मेट्रो सिटी में है तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू और ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दोनों क्या होता है? सेम होता है। तो म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ, फेयर रेंट दिया हुआ, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ, म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ, बस। तो बाबू सेल्फ ऑक्युपाइड में कोई काम नहीं होगा, सिर्फ किसका काम होगा? लेट आउट का। तो ऐसे लिख दो पहले तुम, उसमें तो नहीं लिखे थे, इसमें लिख दो। पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड। और इसका सेक्शन बता दो, बोलो।
सेक्शन 23 सब सेक्शन 3 सब क्लॉज। सेक्शन 23 सब 3 सब क्लॉज। तो पहले क्या लिखेंगे बताओ। ग्रॉस एनुअल। चलो वर्किंग करो, वर्किंग करो। क्या बोली बाबू? तो तुम ऐसे निकाल दो तो हम देख लेते हैं। ऐसे तो करना पड़ेगा ना। पहला स्टेप क्या है? पहले क्या लिखेंगे? कैलकुलेट RE कॉमा हायर ऑफ द फॉलोइंग। हायर ऑफ द फॉलोइंग। ए नंबर क्या होगा बताओ? GMB। GMB कितना है बताओ? फेयर एंड बताओ। फेयर एंड दिया हुआ है। फेयर एंड 80 है। देख रही इसको कोई टाइम के हिसाब से नहीं बांटेंगे। 8 महीना 4 महीना ऐसे नहीं करना गलती से। तो बोलो दोनों में हायर कौन है? तो RER बराबर कितना हो जाएगा? 1 लाख। लेकिन अगर तुम क्वेश्चन देख रही हो तो देखो, तुम्हारा स्टैंडर्ड एंड कितना है? रूल क्या है? स्टैंडर्ड एंड से RER कभी ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा तो हो गया। तो इसका मतलब हम स्टैंडर्ड एंड को अब क्या मान लेंगे? RER मान लेंगे। तो लिखो, यहाँ पर एक नीचे गाली लिखो। RER कैन नॉट एक्सीड फ्रॉम स्टैंडर्ड एंड। इफ exceed from standard n, then standard n will be RER। तो इसका मतलब RER बराबर कितना होगा बताओ? हाँ तो लिख लो RER बराबर 96,000। 2 नंबर में आओ। 2 नंबर स्टेप क्या है बताओ? कैलकुलेट ARR फॉर द ईयर। तो बताओ तो ARR कितना है? बोला है 6,000 रुपये पर मंथ है ना। तो तुम भाड़ा कितना मंथ के लिए दियो? 8 महीना बाबू, 8 महीना। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीना। और तुम्हारा अभी हम इधर रूल लिखे थे, तुम ध्यान दी होगी। तो यहाँ पर एक बात लिखे थे, यहाँ देखो। ARR शैल बी टेकन ओनली फॉर द लेट आउट पीरियड। लेकिन जब ARR आप लोगे तो उतना ही दिन का लेना जितना दिन के लिए लेट आउट। मेरा ARR 8 महीना का है, हम 8 महीना का लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा बोलो? 8 मंथ, बोलो कितना आएगा? आया? ये भी कितना होगा बोलो? ये हम लोग का कितना है? 96,000। और ये कितना है बताओ? बोलो दोनों में हायर कौन है? तो कितना अमाउंट आएगा? 96,000। 96,000 समझ में आया? जल्दी उतार लो। मेन तो यही है, GAB और इंटरेस्ट ऑन लोन। ये दो चीज जो कर लिया वो निकल लेगा।
हटाएं बाबू, हटाएं। तो जाओ सवाल में घुसो, यहाँ लिखो 96,000 लेस म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स दिया है 16%, तो म्युनिसिपल टैक्स किसके ऊपर निकलेगा? नेट म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर। अब इसका ये मत करना, 8 महीना का मत निकाल देना। हाँ, तो कितना आएगा? 16,000 माइनस करके कितना आएगा? 80,000। इसका नाम बोलो, नेट एनुअल वैल्यू लेस डिडक्शन, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सब क्लॉज ए, स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये क्या होगा बोलो? 30% ऑफ NAV। NAV का 30%, तो कितना आएगा? 8 3 के 24, नहीं तो 8 3 के 24। हाँ, ये तो फिक्स रूल है। और अंडर सेक्शन 24 का बी, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया हुआ देखो, देख लियो। तुमको वहां नहीं मिलता तो यहाँ पूरा मिल जा रहा है। लेट आउट में वो लोग मना कर दिया, लेकिन यहाँ पूरा तो मिल ही गया तुमको ना। तो ये कितना आ जाएगा? 34,000। तो बोलो माइनस करके कितना आएगा? नहीं बताओगे तुम लोग? नहीं बता रही है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया। और तीसरा वाला जो केस है ना, एरिया वाइज एज वेल एज, मैंने एक ही सवाल रहेगा। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, हम फर्स्ट फ्लोर में, मैं ग्राउंड फ्लोर को हम लेट आउट कर दिए। अब फर्स्ट फ्लोर में 4 महीना रहे हैं, 8 महीना भाड़ा में दे के रखे हैं। तो पहले एरिया वाइज बट गया, अब फिर इसी में टाइम वाइज भी आ गया। मैंने एक ही सवाल के अंदर दोनों आ गया। एरिया वाइज कैसे हुआ? जैसे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, तो सेकंड फ्लोर मैंने ग्राउंड फ्लोर को तुम भाड़ा में देके रखी हो, तो ये क्या हो गया? लेट आउट का वॉकिंग कर लो। और जब ऊपर आओगी तो इसका मतलब वो तो सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो 4 महीना ही रह रही हो, 8 महीना भाड़ा में देके रखी हो। तो खाली जो भाड़ा देके रखी हो वही कैलकुलेशन होगा 8 महीना का। तो इसको बोलते हैं एरिया वाइज एज वेल एज टाइम वाइज। मतलब एक ही बिल्डिंग के अंदर एरिया भी रहेगा और टाइम वाइज भी रहेगा। तुम बोलो, वो तुमको एक ठो करना है क्या? वो जो तुम सवाल, अच्छा ठीक है, थक गई हो। वेरी गुड। ठीक है।